हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जैन और करंट नॉमिक्स की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 31 मई से लेकर 6 जून के करंट अफेयर्स में से बन सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पर बनाए हैं। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं, कल इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे। पूरे के पूरे वीकली करंट अफेयर्स को क्वेश्चंस के थ्रू हम लर्न करेंगे। तो ये जो हमारा इनिशिएटिव है लर्निंग थ्रू एमसीक्यूज़, अपने सब दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। सब लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारे के सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में डिजिटल वित्तीय समावेशन। तो क्वेश्चन है आपके सामने, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीएआई डिजिटल प्लेटफॉर्म। पीएआई डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई। यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित चैटबॉट है जो एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया या एनपीसीआई द्वारा जारी किया गया। एनपीसीआई का मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, पीएआई इज टू क्रिएट अवेयरनेस अराउंड इट्स प्रोडक्ट्स लाइक फास्टैग, रुपे, यूपीआई, एईपीएस ऑन ए रियल टाइम बेसिस। ठीक है, ये किसके लिए बनाया गया है? जो भी आपके एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स हैं उनके खिलाफ, उनके लिए जागरूकता फैलाने के लिए तैयार किया गया है। तीसरा, कस्टमर कैन आस्क दियर क्वेरीज इन 8 लैंग्वेजेस वाया टेक्स्ट और वॉइस ऑन द वेबसाइट ऑफ एनपीसीआई, रुपे एंड यूपीआई चलेगा। ठीक है, 3 वेबसाइट्स पर आप डायरेक्टली एनपीसीआई की जो वेबसाइट है रुपे वाली है और यूपीआई चलेगा है, उसमें 8 लैंग्वेज के अंदर अपनी जो भी क्वेरीज है, जो भी आपको डाउट्स है, वो या तो टेक्स्ट के थ्रू या वॉइस मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हो। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर है, पीएआई इज डेवलप्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एक स्टार्टअप है बेंगलोर में, जो स्टार्टअप है उसका नाम है कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन आपका करेक्ट है या कौन सा कथन सत्य है। सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालेंगे। हम फाइनली उसके सारे के सारे आंसर्स रिलीज़ कर देंगे ताकि आप अपने आंसर्स को वहाँ से चेक कर सके। तो सबसे पहले आपको आंसर देखने से पहले एक बार इसका आंसर देना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब देखोगे जो आपका पीएआई है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है? आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये क्या है? आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है जो आपकी क्या करेगा? डिजिटल तौर पर आपकी सहायता करेगा। अब देखो जो आपका ये प्लेटफॉर्म है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये किस पर आधारित है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित। आपने देखा होगा चाहे हमारा नीति आयोग है, चाहे हमारी गवर्नमेंट है, किस पर फोकस कर रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, बिग डेटा पर, मशीन लर्निंग पर, जितनी भी नई आधुनिक तकनीकें हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से हम काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन ला सकते हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2007 में जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के द्वारा की गई थी, आरबीआई और इंडियन बैंक्स के एसोसिएशन के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने भीम एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, आपने फास्टैग का नाम सुना होगा, आपने रुपे का नाम सुना होगा, आपने यूपीआई का नाम सुना होगा, आपने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स का नाम सुना होगा। सारे के सारे किसके द्वारा चलाए गए हैं, किसके द्वारा बनाए गए हैं? एनपीसीआई के द्वारा। तो ध्यान रखना, एनपीसीआई का भारत में डिजिटल इंक्लूजन बढ़ाने में, जो आपका डिजिटल वित्तीय समावेशन बढ़ाने में काफ़ी अहम रोल है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट ध्यान रखना, अभी तक सिर्फ ये 2 ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 8% जब इसको बनाया गया है, 2 ही लैंग्वेजेस में अभी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। इसमें आप टेक्स्ट और वॉइस के द्वारा सारी की सारी अपनी जो भी जानकारियाँ हैं वो प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रखना, 24 आवर ये आपके लिए अवेलेबल है। कभी भी आप इस माध्यम से जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है, उनको यहाँ
पर जानकारियाँ ले सकते हो, इसलिए क्या बोला है चैट बोर्ड। चैट का मतलब आप इससे चैट कर सकते हो, आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हो, या आपकी क्वेरीज का क्या करेगा रेस्पॉन्ड यहाँ पर करेगा। और ध्यान रखना ये हमारे स्टार्टअप इंडिया के लिए भी काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये डेवलप किया गया है बेंगलुरु के एक स्टार्टअप के द्वारा जिसका नाम है कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है एंड 4 सही है, तो ऑप्शन आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना ये सारे के सारे MCQs काफ़ी क्लोजली हमने डिज़ाइन किए हैं ताकि एग्जाम में आपका कुछ भी गलत ना हो, इससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ आप इजीली समझ पाए। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4 इज़ करेक्ट, 3 इसलिए गलत है, 8 की जगह भी प्रेजेंटली टू लैंग्वेज में अवेलेबल है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे USA, अभी आप देखोगे USA ने आपका जो INF ट्रीटी है उससे भी बाहर निकलने की धमकी दी है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर USA न्यूज़ में देखा जाता है, तो उसी से हमने क्वेश्चन बनाया है। आप देखोगे USA विड्रॉज इटसेल्फ फ्रॉम विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप टेन्योर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति जी डोनाल्ड ट्रंप जी हैं उनके कार्यकाल के दौरान USA किन किन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से अपने आप को उसने बाहर कर लिया गया है। पहला ऑप्शन है TPP, पहला ऑप्शन क्या है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। दूसरा ऑप्शन है पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, जो आपका पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जलवायु समझौता था। तीसरा आपका यूनेस्को। ठीक है, फोर्थ आपका UN यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है UNHRC, एंड फिफ्थ आपका ईरान न्यूक्लियर डील। आपको बताना है निम्न में से कौन सी चीज़ें आपकी करेक्ट है, किन किन में से USA बाहर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 चीज़ें दी है। ठीक है, आप सब लोगों को आंसर करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। और आपने देखा होगा अभी USA ने ओपन स्काई ट्रीटी, नाम सुना होगा सब लोगों ने, ओपन स्काई ट्रीटी, वहाँ से भी बाहर निकलने की चेतावनी दी है क्योंकि रशिया और USA के मध्य वहाँ पर विवाद चल रहा है। ओपन स्काई ट्रीटी के माध्यम से एक देश दूसरे देशों की जो सैन्य गतिविधियाँ हैं उस पर नज़र रख सकते हैं, जिसके अंदर 34 मेंबर कंट्रीज़ हैं। अभी आपको इसका आंसर देना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान USA TPP से बाहर हो गया, USA पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज से बाहर हो गया, USA ने यूनेस्को से अपने आप को बाहर कर लिया, UN ह्यूमन राइट कमीशन से बाहर कर लिया, और ईरान न्यूक्लियर डील से भी बाहर हो गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑल आर करेक्ट। साथ में एक और चीज़ देखना, अभी आपने रिसेंट न्यूज़ में पढ़ा होगा USA ने WHO से भी बाहर निकलने की धमकी दी, अभी बाहर हुआ नहीं है। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि USA WHO की फंडिंग सारी स्टॉप कर देगा और WHO से बाहर निकलना चाहता है या WHO से अपने आप को अलग करना चाहता है, बट अभी फाइनली रूप से अलग नहीं हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर उसको ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, जब फाइनल चीज़ें हो जाएगी तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पर सारे जो ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए आप। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा अभी इसके बारे में चर्चा की गई। कौन सा इनिशिएटिव है आपका ये? वन सन वन वर्ड और वन ग्रिड, इंडियाज़ इनिशिएटिव कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। यहाँ पर आप सीधा पूछा गया है, जो आपका वन सन वन वर्ड और वन ग्रिड इनिशिएटिव है जिसको हम बोलते हैं OSOWOG, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है या किस मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। उससे पहले मैं आपको स्लाइड्स दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कौन से मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ इन्वाइटेड प्रपोजल्स डेवलपिंग ए लॉन्ग टर्म विजन, implementation plan, roadmap and institutional framework for implementing one sun, one word और one grid initiative। सिंपल सी भाषा में मैं आपको लोगों को समझा देता हूँ। हम चाहते हैं, आपको पता है कि इंडिया ने थोड़े टाइम पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था, जिसमें आप देखोगे उसका हेडक्वार्टर्स आपके गुरुग्राम में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय इनिशिएटिव है जहां पर हम किसकी महत्वता को बढ़ावा दे रहे हैं? सोलर ऊर्जा की महत्वता को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उसी की दिशा में ये एक कदम है जहां पर पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, जो आपके नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्सेज हैं, स्पेशली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोलर ऊर्जा की, उसको पूरे के पूरे वर्ल्ड में इंटरकनेक्ट किया जाएगा। अब ग्लोबल टारगेट्स यहाँ पर रखे जाएंगे। ठीक है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंटरकनेक्ट हो सकेगा किसमें? सोलर एनर्जी के रिसोर्सेज के अंदर। आप देखोगे दिस इज इन लाइन विद द प्राइम मिनिस्टर्स मोदीज कॉल फॉर कनेक्टिंग सोलर एनर्जी सप्लाई। ध्यान रखना, कनेक्टिंग सोलर एनर्जी सप्लाई अक्रॉस बॉर्डर्स बाय गिविंग द मंत्रा ऑफ वन वर्ड वन सन और वन
ग्रिड। नाम यहाँ से समझ सकते हो, पूरे के पूरे वर्ल्ड को सिंगल एंटिटी माना जाएगा। एक सन जो आपका है उसको एक सिंगल एंटिटी के रूप में कंसिडर किया जाएगा और पूरे वर्ल्ड को एक सोलर ग्रिड के रूप में कनेक्टिविटी दी जाएगी, ताकि आप बॉर्डर के पार भी बेसिकली किसकी सप्लाई कर सको, सोलर एनर्जी की यहाँ पर सप्लाई कर सको। ठीक है, ये बात कब बोली गई थी, जब आपकी सेकेंड ग्लोबल री इन्वेस्ट मीटिंग चल रही थी आपका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की कंट्रीज़ में, जहाँ पर इसके बारे में बात की गई थी। और मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भी इंडिया का इनिशिएटिव था, जिसका हेडक्वार्टर भी आपको गुरुग्राम में, जो आपका गुड़गांव जिसको पहले बोला जाता था, वहाँ पर स्थित है। आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ द सोलर प्लेट्स एंड प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा आपका, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, जहाँ पर आप क्या करोगे, पूरे के पूरे बॉर्डर्स को, जो एनर्जी सप्लाई है आपकी सोलर एनर्जी सप्लाई है, उसको पूरे के पूरे बॉर्डर्स से क्या कर दोगे, इंटरलिंक कर दोगे, ताकि एक कंट्री दूसरे कंट्री की सोलर एनर्जी का लाभ ले सके, प्रोडक्शन को और भी बढ़ावा मिल सके। आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का टारगेट है हमारा, ठीक है। आप देखोगे इसके अंदर अलग अलग टारगेट दिए हुए हैं। $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है सोलर एनर्जी के सेक्टर में टिल 2030 तक, ठीक है। 1000 गीगावाट से ज़्यादा यहाँ पर आपको क्या उत्पादन करना है, सोलर एनर्जी का। तो यहाँ पर अलग अलग काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, और इंडिया की काफ़ी अहम भागीदारी है, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिसेंटली न्यूज़ में है, जिसको हम बात करेंगे साइक्लोन निसर्ग। थोड़े जो हमारी नेक्स्ट पिछली सीरीज़ थी, जहाँ पर हमने बात की थी किसके बारे में, हमने बात की थी साइक्लोन अम्फान के बारे में। वो कहाँ से आया था आपका, ठीक है, वो मैंने आपको बोला था, उसको सुपर साइक्लोन नाम दिया था IMD ने, जो जनरेट हुआ था आपका बे ऑफ बंगाल के अंदर। अब यहाँ पर आप पढ़ोगे साइक्लोन निसर्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, साइक्लोन निसर्ग हैज़ बीन फॉर्म्ड ओवर द अरेबियन सी। कहाँ पर बना है आपका, अरेबियन सी के अंदर। दूसरा स्टेटमेंट है, निसर्ग नेम वॉज गिवन बाय इंडिया। ये नाम किसने दिया, ये नाम दिया इंडिया ने, ठीक है, जिसका मतलब क्या था, नेचर या प्रकृति, जिसका मतलब क्या था, नेचर या प्रकृति। तीसरा है आपका, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स साइक्लोनिक एक्टिविटी ओवर द अरेबियन सी हैज़ डाउन टर्न, ठीक है, मतलब कुछ सालों में जो आपकी चक्रवाती घटनाएं हैं अरब सागर में कम देखी गई है। तीसरा स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट है, निसर्ग इज द फर्स्ट नेम ऑन ए लिस्ट ऑफ न्यू साइक्लोन, ठीक है, दैट टेक्स इफेक्ट दिस ईयर आफ्टर ओल्ड लिस्ट ऑफ 64 नेम्स वॉज एग्जॉस्टेड। जो आपकी पुरानी 64 नेम की जो लिस्ट थी, उसको समाप्त होने के बाद जो निसर्ग आपका नाम दिया गया है, वो आपका पहला नाम है किसमें, बेसिकली जो नई साइक्लोन वाली लिस्ट है उसका पहला नाम है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, क्या बताना है, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट असत्य है या कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर नहीं देना है, इनकरेक्ट आंसर देना है। तो आप देख सकते हो जो ये साइक्लोन है इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ आपका अरेबियन सी। कहाँ पर पार्ट है, और आपने देखा होगा ये जो स्ट्राइक हुआ था महाराष्ट्र के वाले पार्ट पर स्ट्राइक हुआ था, तो इसमें जो विक्टिम्स पार्ट माने गए थे महाराष्ट्र का कुछ पार्ट गोवा का, कुछ पार्ट आपका गुजरात का, लेकिन इसकी इतने इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। आप लोगों को पता है जो आपका साइक्लोन था अम्फान, उसकी स्पीड आप देख सकते हो 165 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर लगभग आपकी 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक आंकी गई थी, लेकिन इसकी स्पीड लगभग जो आपका साइक्लोन निसर्ग है उसकी स्पीड थी लगभग 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे आपको ये भी अंदाज़ा लगेगा कि जो साइक्लोन अरब सागर में आते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते एज़ कम्पेयर टू आपके बंगाल की खाड़ी वाले साइक्लोन। इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी में जो सारी की सारी कंडीशंस होती है वो काफ़ी जल्दी मीट होती है, काफ़ी बड़ा लो प्रेशर एरिया वहाँ पर बनता है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया वहाँ पर बनता है। वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वार्म टेम्परेचर है, और वो प्री रिक्विजिट कंडीशन है किसी भी साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। अब आप देखो यहाँ पर पहला बिल्कुल सही है कि कहाँ पर बना ये अरेबियन सी के अंदर। दूसरा ध्यान रखना, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जो मैंने आपको बोला था कि अभी जो नई लिस्ट आई है उसके अंदर कितने नाम हैं, 13 कंट्रीज़ ने कितने कितने नाम दिए हैं, हर कंट्री ने 13 नाम दिए हैं, तो टोटल कितने नाम हो गए 169। ध्यान रखना, जो पुरानी 64 नेम्स की लिस्ट खत्म होने के बाद जो नई लिस्ट आई है उसमें 13 कंट्रीज़ ने 13 नाम दिए हैं, तो टोटल नेम कितने आ गए 169। उसका पहला नाम है निसर्ग, जो किसने दिया था, बांग्लादेश ने। उसका मतलब क्या है, नेचर, क्योंकि उसका
बंगाली में हम बोले तो उसका मतलब निकलेगा आपका नेचर। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका नाम किसके द्वारा दिया गया है, बांग्लादेश के द्वारा। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि आप देखोगे अभी हाल ही के कुछ सालों में अरब सागर के अंदर जो साइक्लोनिक एक्टिविटी वो बढ़ती हुई देखी गई है। इसका कारण माना जा रहा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तो कुछ सालों के अंदर अरब सागर के अंदर साइक्लोनिक एक्टिविटी देखी गई है, ठीक है। अदरवाइज आप देखोगे अगर इसका एवरेज निकालूँ तो अरब सागर में पूरे साल में एक ही साइक्लोन आता है, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर 2 साइक्लोन, 3 साइक्लोन, 5 साइक्लोन तक यहाँ पर देखे गए हैं। तो साइक्लोनिक एक्टिविटी बढ़ती हुई देखी गई है। साथ में मैंने आपको बता दिया ये आपका सही है। तो इसने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द आंसर, क्योंकि 2 भी गलत है एंड 3 भी गलत है। 1 एंड 4 आपका सही है, इसने पूछा है इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप, ये है आपका खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम से। ध्यान रखना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप पढ़िए क्या क्या बोला गया है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आपका यूथ मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। किसके सहयोग से, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सहयोग से या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से। दूसरा आप देखोगे, इट इज़ 25 डेज कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम, कितने दिन का कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 25 डेज का। तीसरा यहाँ पर बोला गया है, द प्रोग्राम विल हेल्प इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ 50,000 फिजिकल एजुकेशनल टीचर्स एंड कम्युनिटी कोचेज, ठीक है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, किसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना, जो आपके फिजिकल एजुकेशन, जो आपके स्कूल में टीचर्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन के, शारीरिक शिक्षा के जो टीचर्स होते हैं, आपके जो कम्युनिटी के कोचेज होते हैं, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया जो कि भारत को क्या बनाना चाहता है, खेलों का एक इकोनॉमिक सिस्टम, या बेसिकली हम बोलेंगे खेलों का एक काफ़ी बड़ा हब के रूप में भारत को विकसित करना चाहता है। आप देखो यहाँ पर, ठीक है, ये खेलो इंडिया के घटक है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो स्पोर्ट मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने क्या लॉन्च किया, खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर इनका टारगेट क्या है, 50,000 नहीं है, क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है 50,000, 50,000 नहीं है, 15,000 फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स को और कोचेज को बेसिकली यहाँ पर ट्रेनिंग देना है, उनका डेवलपमेंट के लिए काम करना है। 25 दिन का ये प्रोग्राम है जो इनोग्रेट किया गया। साथ में आप देखोगे इसका प्रमुख उद्देश्य है भारत को एक कैसा नेशन बनाना है, स्पोर्टिंग नेशन। स्पोर्टिंग नेशन मतलब जहां पर भारत के एथलीट्स पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी छाप छोड़ सके। तो बेसिकली खेलों को बढ़ावा देने के लिए और स्पेशली जो आपका स्कूल है फिजिकल एजुकेशन को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए ये सारे के सारे करिकुलम चलाए जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कम्युनिटी कोचेज को और फिजिकल एजुकेशनल टीचर्स का काफ़ी बड़ा यहाँ पर रोल देखने को मिलेगा। तो इसके क्या क्या आपके सही होंगे, ये खेलो इंडिया के सारे घटक हैं कि खेलो इंडिया के में किन किन चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। आप देख सकते हो फिजिकल फिटनेस हो गया, स्पोर्ट्स फॉर वुमेन हो गया, पीस एंड डेवलपमेंट हो गया, रूरल इंडिजिनस ट्राइबल गेम्स का डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे गेम्स हैं जहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चांसेज है, टैलेंट सर्च, एनुअल स्पोर्ट्स। तो ये सारी के सारे जो कंपोनेंट है आपको खेलो इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे, जो आपका यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये चलाई गई स्कीम है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का, किसकी हेल्प से, एचआरडी मिनिस्ट्री की हेल्प से। दूसरा भी बिल्कुल सही है, 25 डे का डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तीसरा गलत है क्योंकि 50,000 की जगह कितना आएगा, 15,000। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। क्या आंसर होगा इसका, 1 and 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट पर पढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अभी लेटेस्ट लॉन्च की गई है आफ्टर कोविड-19, जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह है। तो आप देखो इस स्कीम के बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम स्वनिधि स्कीम। क्या नाम है, पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका मतलब बताया गया प्रधानमंत्री, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। एस से क्या हो गया स्ट्रीट, वी से क्या हो गया वेंडर्स, ए से क्या हो गया आत्मनिर्भर, और निधि स्कीम इसका नाम लॉन्च किया गया, ठीक है। इट इज़ लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ये स्कीम कब तक चलेगी, मार्च 2022 तक ये स्कीम वैलिड होगी। और चौथा बेसिकली इसके थ्रू लोन प्रोवाइड किया जाएगा कितना का, अप टू
10,000 तक का, कितने लोगों को, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप देखोगे इस स्कीम के बारे में हमने सारी की सारी चीज़ें कवर की है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। हमारे सारे के सारे ऑथेंटिक सोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, चाहे PIB हो, PRS हो, सारे के सारे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स हो या ऑफिशियल मिनिस्ट्री की साइट्स हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं या जो ठेला लगाते हैं उस इनका आप देखोगे कोरोना के बाद पूरा रोजगार चला गया है, तो इनके रोजगार को वापस से स्टार्ट करने के लिए इनको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ध्यान रखना, फंडिंग नहीं की जा रही है, लोन दिया जा रहा है, वापस इनको चुकाना होगा। ठीक है, इसके लिए इनको मंथली इंस्टॉलमेंट में वापस से उस लोन को चुकाना होगा। अब देख लो आप इसके बारे में। ठीक है, PM सवाल निधि में आप देखोगे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्कीम आपकी लॉन्च की गई है, पहली चीज़ तो आप देखोगे इसके तहत कितने हज़ार रुपये तक का, इसके तहत आपको दिया जाएगा 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। कितने तक का? 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? बेसिकली जो आपके लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो ठेला लगाते हैं बेसिकली, या बेसिकली कुछ भी काम करते हैं गलियों में, तो उन लोगों की रोज़गार को वापस पुनर्जीवित करने के लिए उनको ये सारी चीज़ें दी जाएगी। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि बेसिकली जो यहाँ पर मिनिस्ट्री का नाम मैंने लिखा है ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री आएगी? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा यह चलाया गया है। पहला बिल्कुल सही है आपका, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स वाला। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कौन सी मिनिस्ट्री? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग या आवास मंत्रालय के द्वारा यह चलाई गई स्कीम है। तीसरा बिल्कुल सही है, 2022 तक ये वैलिड रहेगा। और चौथा भी बिल्कुल सही है, अप टू 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। किन लोगों को? 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, और उनको वापस चुकाना भी होगा। ध्यान रखना, मंथली इंस्टॉलमेंट में उनको वापस 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर इस लोन को वापस चुकाना होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर वो इसको टाइम पर चुका देते हैं तो उनको इंटरेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो आप देख सकते हो इसका स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4, तो आंसर हो जाएगा C। स्टेटमेंट 2 इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्री गलत लिखी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग द्वारा ये चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये भी बेसिकली आप देखोगे कोविड-19 के बाद रोजगार से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ अंडर द रोजगार सेतु स्कीम। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, रोजगार सेतु योजना के तहत कौन सी सरकार जो आपके श्रमिक है और जो आपके एम्प्लॉयज़ है, जो नियोक्ता है, उनके बीच में क्या काम करेगी? एक सेतु की भांति कार्य करेगी। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, MP गवर्नमेंट या आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप चीफ मिनिस्टर का फोटो देख पा रहे होंगे शिवराज सिंह चौहान जी का, तो आप समझ जाओगे दिस इज़ द MP गवर्नमेंट। आप देखोगे जो रोजगार सेतु योजना का यहाँ पर प्रारंभ किया गया है, जो भी आपके प्रवासी मजदूर है, ध्यान रखना, अभी आप देखोगे सारे के सारे माइग्रेंट जो लौट कर आए हैं, तो बेसिकली इस योजना के माध्यम से जो भी आपके मजदूर होंगे उनको उनके कौशल के अनुसार कार्य मिले। सरकार क्या करेगी? बेसिकली सारा का सारा डेटा इकट्ठा करेगी और जो भी उनका कौशल होगा, जो भी उनकी स्किल होगी, उनके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज़ को उनको डेटा भेजेगी ताकि इंडस्ट्री उनको क्या कर सके? वापस से काम पर रख सके। तो सरकार किसके किसके बीच में काम कर रही है? एक तरफ आपकी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, एक तरफ आप इंडस्ट्रीज़ है और दूसरी तरफ आपके क्या है? वर्कर्स। उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम कौन कर रही है? आपकी सरकार, ताकि उन लोगों को ईजिली क्या मिल सके? उनको कुशल श्रमिक, जो स्किल, जो लेबर्स है, वो ईजिली अवेलेबल हो सके। ठीक है, और बेसिकली जो श्रमिकों को भी इजीली क्या मिल सके? रोजगार मिल सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? MP गवर्नमेंट, ऑप्शन C इज द आंसर, जिसने ये स्कीम यहाँ पर चलाई है। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ये भी आपका टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन है। आप देखोगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नेशनल प्रोग्राम। AI का मतलब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहला स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, इट्स एम इज टू गिव द यूथ स्टूडेंट्स ऑफ आवर कंट्री अ प्लेटफॉर्म एंड एम्पावर देम विद अप्रोप्रिएट न्यू एज टेक्निकल माइंड सेट। इसका उद्देश्य है जो हमारे यूथ स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, ताकि जितनी भी नए युग की तकनीकें हैं उनसे वो सीख सके, उनसे वो रूबरू हो सके। दूसरा स्टेटमेंट, ये लॉन्च किया गया है, इट इज़ लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। एंड थर्ड, इट इज़ ओपन टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 10th फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट।
ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर बात की गई है कि जो हमारे यूथ स्टूडेंट्स हैं उनको किससे रूबरू कराना, नए युग की तकनीकों से। आप यहाँ पर देख सकते हो बेसिकली यहाँ पर जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ, लॉन्च किया गया है हमारे जो कौन से मिनिस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है। आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके जो मिनिस्टर साहब है रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और साथ में आप देखोगे जो हमारी इंटेल है कंपनी, उसका भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन है, उसके सहयोग से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देख सकते हो आई वॉन्ट इंडिया टू बिकम सिनोनिमस विद AI, हर एक बच्चा इंडिया इक्वल्स AI, हर एक जो हमारा यूथ स्टूडेंट्स है वो AI से रूबरू हो सके। तो इसका हैशटैग लॉन्च किया गया AI फॉर यूथ, ठीक है, AI फॉर यूथ। आप देखोगे इंटेल कॉरपोरेशन के सहयोग से ये चलाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिकली हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो AI का हम यूज़ कर सके, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे एजुकेशन हो। इसका सिंपल मतलब है कि जो हमारा डिजिटल ब्रेन है, हमें कौन सा ब्रेन डेवलप करना होगा, हमें डिजिटल ब्रेन यहाँ पर डेवलप करना होगा, एक एटमॉस्फेयर उसके लिए हमें तैयार करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अब इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं फटाफट से। इसका आंसर क्या होगा, पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, 6 to 10 की जगह यहाँ पर यूज़ किया गया है 8 to 10। कौन सा यूज़ किया गया है, जो भी आपके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स होंगे, चाहे आपका KV होगा, चाहे अदर आपके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी विद्यालय होंगे, उन सब के लिए ओपन इनिशिएटिव होगा, जहां पर जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं या जो आपके चाहे राज्य सरकारों के हो चाहे केंद्र सरकारों के अधीन जो विद्यालय आते हैं, उनके बच्चे इससे रूबरू हो सके, इसको सीख सके। तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ठीक है। तीसरा क्यों गलत है, यहाँ 8th to 10th आपको लिखना होगा तब ये सही हो जाएगा। स्पेशली हमने कहाँ से बात की है, 8th क्लास के स्टूडेंट से लेकर 10th क्लास के स्टूडेंट को लेकर ये इनिशियल स्टार्ट किया जाएगा, ताकि धीरे धीरे हम इसका दायरा और भी बढ़ा सकें, ठीक है। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके लिए। अभी आप देखोगे अभी कल ही इस एक्ट में संशोधन किया गया हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। तो आप देखोगे विच ऑफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोरिक अमेंडमेंट टू द इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। अभी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किए गए हैं उनके बारे में ये कथन दिया गया है। तो आप देखोगे पहला कथन यहाँ पर क्या है, पहला कथन है सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, अनियन एंड पटेटोज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम लिस्ट ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़। जो अभी तक आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आते थे, जिनको गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता था, अब इन सब प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट का रेगुलेशन हट जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है इट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू प्रोड्यूस किसकी फ्रीडम, फ्रीडम टू प्रोड्यूस, होल्ड करने की, मूव, डिस्ट्रीब्यूट एंड सप्लाई दैट लीड्स टू हार्नेसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिससे क्या होगा, आपकी अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ सकेगा। एंड थर्ड स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पर इट विल प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ एग्री प्रोड्यूस दैट हैपन्स ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। इससे क्या होगा, आपका जो एग्रीकल्चर के अंदर वेस्टेज होते थे वो भी नहीं होंगे, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होते थे। तो 3 स्टेटमेंट सिंपल दिए गए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में। ये जो एक्ट था 1955 में बनाया गया था। इसमें जो बेसिकली आपके जो नॉर्मल वस्तुएं थी, जैसे कि आपका यहाँ पर देख सकते हो, आपकी दालें हुई, खाद्य तेल हुआ है, आपके आलू हुआ, प्याज हुआ, इन पर गवर्नमेंट रेगुलेशन लगाती थी ताकि इनकी कालाबाजारी ना हो सके, इनको होल्ड नहीं किया जा सके और बेसिकली हर एक उपभोक्ता को उचित दाम पर ये सारी की सारी वस्तुएं मिल सके। लेकिन इससे नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा था। नुकसान क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान था, क्योंकि बेसिकली निर्यात पर यहाँ पर कंट्रोल कर लिया जाता था, एक्सपोर्ट पर उसके अलावा जितना प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन पर कंट्रोल था, डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल था, जिसकी वजह से फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता था। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि जब तक इतनी ज़्यादा आवश्यकता ना हो तब तक हम इन पर रोक नहीं लगाएंगे, इनको रेगुलेट नहीं करेंगे। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जो ये जो एक्ट पास हुआ तो पहली चीज़ बोली गई, जो आपके सीरियल्स है, पल्सेज है, ऑयल सीड्स है, एडिबल ऑयल्स है, अनियंस है एंड पटेटोज़ है, उनको इसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से हटा लिया जाएगा। मतलब अब इन पर सरकार नियंत्रण नहीं करेगी। ये कैसे चलेंगे, बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप चलेंगे या मार्केट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चलेंगे। सेकेंड, आप देख सकते हो इससे क्या होगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को फियर होता था, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस होते थे, वो फियर यहाँ से हट जाएगा, इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ने लगेगा। स्पेशली एग्रीकल्चर
सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। साथ में बेसिकली अब उनको प्रोडक्शन की, होल्ड करने की, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या होगी, फ्रीडम होगी, जिससे अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ेगा। एंड फोर्थ आप देखोगे इससे आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इससे बेसिकली आप देखोगे जो आपके कोल्ड स्टोरेज है या आपका फूड सप्लाई चेन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारे के सारे अमेंडमेंट यहाँ पर किए गए हैं। तो आप देखोगे हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और तीसरा भी बिल्कुल सही है। ऑल आर करेक्ट, ठीक है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर आप ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना। इनकरेक्ट की जगह आप क्या करोगे, यहाँ पर करेक्ट। यहाँ पर पूछा है हमने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। गवर्नमेंट ने यहाँ से सारा कंट्रोल हटा लिया है, चाहे बेसिकली ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हुए, चाहे इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इनसे सबसे रेगुलेशन हटा लिया गया है। जिससे होगा क्या, बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर में वेस्टेज भी बचेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती थी, अपने कंट्रोल में रखती थी। जो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ख़राब हो जाते थे। तो ध्यान रखना है, इसमें करेक्शन कर लेना। आप क्या करना है, आपको करेक्ट करना है, बताना है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपके सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पर आ जाइए फटाफट से, ठीक है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये भी आप देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। आपका जो भी एक्ट पर कंट्रोल वगैरह किया जाता है, तो मिनिस्ट्री भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मन की बात स्पीच थी 31 मई को, उसमें ये बोला गया था, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल वीडियो ब्लॉग कंपटीशन कोल्ड माई लाइफ माई योगा। आप देखोगे कोरोना के टाइम पर हम प्रमोट कर रहे हैं हमारी इम्यूनिटी को, ठीक है, हमारे हेल्थ को। तो यहाँ पर योगा को प्रमोट करने के लिए एक वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका नाम था माई लाइफ माई योगा। आपसे पूछा गया है किस मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। आपके पास चारों मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्किल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आपको बताना है ये जो इंटरनेशनल वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन है सिर्फ भारत के लिए नहीं है, इंटरनेशनल है। किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, तो आप देखोगे ये आप देखोगे माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग जो कंपटीशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बल दिया गया है कि किस तरह से योगा से तन और मन दोनों को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या बोला, आप देख सकते हो यहाँ पर इनकी स्पीच में बोलते हैं, आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने, कौन सा मंत्रालय आ गया, आपको आंसर का पता लग चुका है, आयुष मंत्रालय ने इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगिता शुरू की है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बात बोली गई। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता लग चुका होगा। आंसर इसका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। इसके बारे में आप देख सकते हो कंपटीशन के बारे में। बेसिकली कंपटीशन में देख सकते हो आप कि फोकस किया गया है किस तरह से योगा आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। यहाँ पर 3 कैटेगरी बनाई गई है, एक जो यूथ होंगे अंडर 18 वाले होंगे, एक अडल्ट होंगे जो अबव 18 होंगे, साथ में कुछ योगा प्रोफेशनल्स की अलग कैटेगरी है, साथ में मेल और फीमेल की अलग कैटेगरी बनाई गई है। प्राइस दिया गया है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रैंकिंग यहाँ पर प्राइस दी जाएगी। साथ में आप देख सकते हैं पार्टिसिपेंट को क्या अपलोड करना होगा, 3 मिनट का यहाँ पर वीडियो अपलोड करना होगा, जिसमें आपको क्रिया, आसन और प्राणायाम, बंद और मुद्रा, ठीक है, ये सब इसके साथ साथ आपको वीडियो में एक मैसेज देना होगा, ठीक है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर देखोगे ट्विटर पे भी हैशटैग माई लाइफ माई योगा इंडिया के द्वारा इसको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा चलाया गया है। दिस इज़ अ वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, व्हाट इज चैंपियंस, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। चैंपियंस पोर्टल या चैंपियंस के बारे में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट लिखा है, इट वॉज लॉन्च्ड ऑन जून 1, 2020, जून 1, 2020 को इसको लॉन्च किया गया। दूसरा इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, चैंपियंस स्टैंड फॉर creation and harmonious application of मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ टू MSMEs। आपने देखा होगा मोदी जी के आने के बाद फुल फॉर्म का चलन बन गया है। तो चैंपियंस का C का मतलब क्रिएशन, H का मतलब हारमोनियस, A का मतलब एप्लीकेशन, M का मतलब मॉडर्न, T का मतलब प्रोसेसेस, I का मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है, और O का मतलब आउटपुट, N का मतलब नेशनल और S का मतलब स्ट्रेंथ। किसके लिए, MSMEs के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए या एंटरप्राइजेस के लिए। तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है, दिस इज़ वन स्टॉप प्लेस फॉर MSME सेक्टर। एंड फोर्थ क्या लिखा है, इसका फोकस किस पर होगा, इसका फोकस होगा आपका जो ग्रीवांस रिड्रेशल, जो आपकी शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, साथ में नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को हार्नेस करने के लिए। तो आपको मैं छोटा सा तरीका इसके लिए बताता हूँ याद करने का। पहले आप डायग्राम देखो,
दिस इज़ द आपका एमएसएमई मिनिस्ट्री, जहाँ पर बात की गई चैंपियंस पोर्टल के बारे में। तो देखो, आवर स्मॉल हैंड्स टू मेक यू लार्ज, कि जो हमारा छोटा छोटा हाथ है, क्योंकि इसमें किसको बोला गया है, एमएसएमई आपका क्या है, सबसे छोटे व्हीकल्स हैं जो इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा गति प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें क्या करना है, एम्पावर करना है किसको, एमएसएमईज़ को। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया, ये टेक्नोलॉजी एक पोर्टल होगा जिससे आप क्या करोगे, ग्रीवेंसों, शिकायतों का निवारण करोगे। दूसरा, एमएसएमईज़ के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए नए अवसर लेकर आओगे। चौथा, बेसिकली एमएसएमई का जो पोटेंशियल है उनकी क्षमता को बढ़ावा दोगे, नई नई तकनीकों का आप यहाँ पर यूज़ करोगे। तो आपको सिंपल चीज़ है, ये एक पोर्टल है जो क्या करेगा, शिकायत निवारण तंत्र के रूप में काम करेगा, एमएसएमईज़ के लिए नए नए अवसर को उत्पन्न करेगा और बेसिकली उनकी क्षमता को बढ़ावा देगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। अब आप देख सकते हो, सही बात है, पहला जून 1 2020 को लॉन्च किया गया, इसकी फुल फॉर्म एकदम सही लिखी हुई है। ये किसके लिए है, एमएसएमई सेक्टर के लिए। और चौथा, बेसिकली न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी लाएगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल भी करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर द करेक्ट, सारे के सारे आपके क्या होंगे यहाँ पर, करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना है सबको, चैंपियंस पोर्टल काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से आप। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखोगे, आपने देखा होगा अभी जो हमारी एक रेटिंग एजेंसी ने हमारी इंडिया की जो रेटिंग है इसको डाउनग्रेड कर दिया, BAA2 से हमारी रेटिंग कितनी हो गई, BAA3। बेसिकली आप देखोगे, ये जो रेटिंग दी गई इसमें बोला गया कि इंडिया की अब तक की सबसे लोएस्ट रेटिंग है। आप देख सकते हो न्यूज़पेपर्स की कटिंग में, पिछले 22 सालों की मूडीज़ डाउनग्रेड्स इंडिया रेटिंग फॉर फर्स्ट टाइम इन 22 ईयर्स। ठीक है, आप देखोगे लगभग 4% से नीचे हमारी ग्रोथ रेट घटा दी गई है आफ्टर कोरोना। ठीक है, तो ये मूडीज़ के द्वारा रेटिंग दी गई है आफ्टर कोरोना को, इसको विश्लेषण करके। तो आपको ध्यान रखना है, दिस वाज गिवन बाय मूडीज़। ठीक है, यही पूछा है किस सॉवरेन रेटिंग एजेंसी द्वारा इंडिया की रेटिंग को अभी डाउनग्रेड कर दिया गया। तो आप देखोगे ये रेटिंग एजेंसी थी मूडीज़ रेटिंग एजेंसी, जो कि बेसिकली रेट करती है इकोनॉमीज़ को। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मूडीज़ डाउनग्रेड्स इंडिया रेटिंग फॉर फर्स्ट टाइम इन 22 ईयर्स। ठीक है, रीज़न था आपका कोरोना क्राइसिस, आप सब लोग जानते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ए मिसाइल पार्क वॉज लेड एट INS कलिंगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पार्क। बेसिकली एक मिसाइल पार्क की यहाँ पर स्थापना की गई है INS कलिंगा में। तो आपको बताना है इस पार्क का नाम क्या है। ठीक है, आपको बताना है INS का मतलब क्या होता है, इंडियन नेवल शिप। क्या होता है इसका मतलब आपका, इंडियन नेवल शिप। तो इस पार्क का नाम आपको बताना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, बेसिकली एक मिसाइल पार्क की स्थापना की गई है जिसका नाम है अग्निप्रस्थ। क्या नाम है, अग्निप्रस्थ की स्थापना की गई है। आप देखोगे जब ये पार्क कंप्लीट हो जाएगा तो इस पार्क के अंदर जो आपके ऑफिसर्स हैं, जो आपके नाविक है, जो आपका सपोर्ट स्टाफ है INS कलिंगा का, ठीक है, उसके जितने भी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, एज ए म्यूजियम की भांति इस पार्क को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में एक मिसाइल पार्क की स्थापना की गई है INS कलिंगा के अंदर। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसका नाम है अग्निप्रस्थ। क्या नाम ध्यान रखोगे आप, अग्निप्रस्थ। ठीक है, INS मतलब इंडियन नेवल शिप। आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो, ये सारे के सारे आपके जो नेवी के ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इसको इनोग्रेट किया था आपके इंडियन नेवल पार्क को। ठीक है, जो अग्निप्रस्थ है। ठीक है, सबको क्लियर है ये आपका। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। अल्ट्रा स्वच्छ, आपने देखा होगा अभी काफ़ी ज़्यादा चलन चला हुआ है कि किस प्रकार से चीज़ों को डिसइंफेक्ट किया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कोरोना का वायरस है सतहों पर काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकता है। तो उन सतहों को या उन सर्फेसेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन अल्ट्रा स्वच्छ के बारे में असत्य है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ डेवलप्ड बाई ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। किसके द्वारा विकसित किया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। इसका एम क्या है, डिसइंफेक्ट करना जो काफ़ी सारे मटेरियल्स है, जैसे आपका PPE किट है उसको पूरा का पूरा डिसइंफेक्ट करना। ठीक है, ताकि अगर उसकी सरफेस पर कोई कोरोना का वायरस हो तो उसको हटाया जा सके। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, आपके फैब्रिक्स है, जो भी मटेरियल्स है जहाँ पर वायरस लंबे टाइम तक रह सकता है उसको डिसइंफेक्ट करना। यहाँ पर बेसिकली दो वेरिएंट यूज़ किए जाते हैं, एक तो ओजोन की सहायता से जिसको हम बोलते हैं ओजोनेटेड स्पेस, और दूसरा ट्राइनेत्रा टेक्नोलॉजी यूज़
यूज़ की जाती है। 2 वेरिएंट है किस टेक्नोलॉजी के आपके, अल्ट्रा स्वच्छ के। ये ऑपरेट करता है, इसका जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है 15 एम्पियर 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई पर ये ऑपरेट करता है। तो आप देख सकते हो कि बेसिकली ये किसके द्वारा बनाया गया है, डीआरडीओ के द्वारा। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में है कि डीआरडीओ ने जो सतहों पर या सरफेसेस पर जो आपका कोरोना का वायरस रहता है उसको पूरी तरह से फिनिश करने के लिए डिसइंफेक्ट के रूप में इसको डेवलप किया है। ठीक है, आप देख सकते हो ये अल्ट्रा स्वच्छ वाला पूरा का पूरा है, जिसके माध्यम से अपन डिसइंफेक्ट करते हैं काफ़ी सतहों को। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो दिस वॉज डेवलप्ड बाई आईसीएमआर नहीं है, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है इसका, असत्य है। कौन किसके द्वारा डेवलप किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा। दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा बिल्कुल सही है, यहाँ पर ओजोन की हेल्प से ये काम किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा ओजोन में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है जो क्या कर सकता है, जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं या जो भी आपके जीवाणु और बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कर सकता है, ये मार सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। क्योंकि क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट यहाँ पर पूछा गया है। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। ठीक है, आप लास्ट क्वेश्चन देखोगे, यह आपका कल पर ही आधारित है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ये क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पर ये क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है आपके सामने, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज होस्टेड बाय ए डिफरेंट कंट्री एवरी ईयर। हर साल पर्यावरण दिवस को अलग अलग कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 की जो थीम है वो क्या है आपका, एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण। और तीसरा स्टेटमेंट है आपके सामने, इंडिया होस्टेड द 2018 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विद द थीम बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। 2018 में किसने होस्ट किया था, इंडिया ने होस्ट किया था। थीम क्या थी, बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को किस प्रकार से खत्म किया जाए, ये हमारी थीम थी। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर असत्य है। तो आप देखोगे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। आप देख सकते हो आपका जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, मैंने आपसे बोला था कि बेसिकली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल अलग अलग कंट्री इसको होस्ट करती है। 2020 के अंदर किसने होस्ट किया इसको, कोलंबिया ने। 2020 के अंदर कौन से देश के द्वारा होस्ट किया गया है, कोलंबिया। और इसकी थीम क्या रखी गई है, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। थीम क्या है इसकी, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी या सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम रखी गई है। सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को किस प्रकार बचाया जाए। तो आप देख सकते हो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, अलग अलग कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि थीम इसकी क्या है, इसकी थीम रखी गई है आपकी, बेसिकली क्या थीम है यहाँ पर, इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आपको इसमें भी करेक्शन करना होगा, आपको यहाँ पर बताना है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, अलग अलग कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाता है। दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर थीम क्या है, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। और तीसरा बिल्कुल सही है, 2018 में इंडिया ने होस्ट किया था और थीम थी इसकी बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो आई होप हमने पूरे के पूरे इस वीक का जो हमारा पार्ट 1 है इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए। कल हम इसका पार्ट 2 रिलीज़ करेंगे, तो जो भी हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं हम उनको कल कवर करेंगे। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव साबित होगा, जहाँ पर आप पूरे के पूरे करंट अफेयर्स को क्विकली लर्न यहाँ पर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।